हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं गुरुजी 360 यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में आपके लिए हिंदी का एक और बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस टेस्ट लेके आया हूं, जिसमें आपको 25 क्वेश्चन बताऊंगा और आपका चैलेंज ये है कि आपको इन 25 क्वेश्चन में से 23 का सही आंसर देना है मेरे जवाब देने से पहले। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ठीक है मित्रों, मैं आपको जब क्वेश्चन बताऊंगा तो आप उसका आंसर गेस करके नोट डाउन कर लीजिए और फिर मेरे आंसर देने के बाद आप चेक करिएगा आपका आंसर सही है या गलत हो। नीचे कमेंट में बताइए कि वीडियो के खत्म होने पर आपके कितने आंसर सही होते हैं। ठीक है, तो चलिए अपन शुरू करते हैं। उससे पहले रिक्वेस्ट, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को दबाएं ताकि आपको हर एक वीडियो का अपडेट मिलता रहे। वीडियो को लाइक भी जरूर करें। चलिए, तो आपका पहला क्वेश्चन है कि उपमा अलंकार के भेद है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हो तो आपको बताना है इनमें से उपमा अलंकार के भेद कौन से हैं। पहला है आपका पूर्ण उपमा, लुप्त उपमा, इन उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। तो साथियों, इस क्वेश्चन का मैं आंसर बता देता हूँ। इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन तीसरा, उपयुक्त दोनों। ये जो है दोनों उपमा अलंकार के भेद है, पूर्ण उपमा और लुप्त उपमा। ठीक है, ये दोनों ही आपके किसी अलंकार के भेद है, उपमा अलंकार के भेद है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो साथियों, ये रहा आपका अगला प्रश्न कि निम्न पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। यहाँ पर आपको पंक्तियां दी हुई है, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा अलंकार है। 4 ऑप्शन, अनुप्रास, यमक, श्लेष या फिर उपमा। इन चारों में से बताना है यहाँ कौन सा अलंकार है। तो आपकी पंक्ति है, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत की सोए, बारे उजियारे करे बाड़े अंधियारो होए। तो यहाँ पर ये पंक्ति दी हुई है, तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार है। ठीक है, तो साथियों आई होप कि आपने इसका आंसर गेस कर लिया होगा। मैं इस क्वेश्चन का सही आंसर बता देता हूँ। इस क्वेश्चन में सही आंसर आएगा श्लेष अलंकार। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यहाँ पर श्लेष अलंकार है। तो श्लेष अलंकार की परिभाषा भी आपको बता देता हूँ कि एक शब्द में एक से अधिक अर्थ जुड़े हों, जहाँ कोई शब्द एक ही बार प्रयुक्त किंतु प्रसंग भेद में उसका अर्थ अलग अलग हो। मतलब कि कुछ ऐसी पंक्तियां जहाँ पर एक अर्थ दिया हुआ, एक शब्द दिया है पर उसके अर्थ अलग अलग निकल रहा हो, प्रसंग के अनुसार उसके अर्थ अलग अलग निकल रहा हो। ठीक है, तो वो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। अब आप यहाँ पे 2 शब्द देखेंगे, बारे और बड़े। ठीक है, ये शब्द यहाँ पर प्रयोग किए गए पर इनके यहाँ पर एक से अधिक अर्थ निकल रहे हैं। सबसे पहले इस बारे के संदर्भ में बात करूँ तो इसके भी 2 अर्थ निकल रहे हैं। पहला जो आपका अर्थ निकल रहा है वो निकल रहा है जलने पर, और दूसरा जो अर्थ निकल रहा है वो आपका निकल रहा है बचपन। ठीक है, यहाँ पर इसके 2 अर्थ निकल रहा है। और इस बड़े की बात करूँ तो इसके भी 2 अर्थ निकल रहा है। पहला जो अर्थ आपका निकल रहा है वो होता है बुझने पर, और दूसरा जो अर्थ निकल रहा है वो आपका क्या निकल रहा है? बड़े होने पर। ठीक है, तो अब इस पंक्ति का भावार्थ मैं आपको बताता हूँ कि जिस प्रकार दिए से गति होती है वही गति आपके कुल के कपूत से होती है। जिस प्रकार जब दिया जलता है तो रोशनी होती है, उजाला होता है, और जब कोई बच्चा पैदा होता है तो वहाँ भी उजाला होता है। पर जिस प्रकार दिया बुझने पर अंधियारा हो जाता है, उसी प्रकार कुल के कपूत के बड़े होने पर वहाँ भी क्या हो जाता है? आपका अंधियारा हो जाता है। तो इन दोनों ही शब्दों के अर्थ क्या है? यहाँ पर भिन्न भिन्न प्रसंग के अनुसार प्रयोग किए गए हैं। तो जहाँ पर ऐसी पंक्तियाँ हों वहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? आपका श्लेष अलंकार होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, किस रस में सभी संचारी भावों को आत्मसात करने का सामर्थ्य है? तो कौन से रस में सभी जो रस होते हैं, संचारी भाव होते हैं, उनके सभी रसों के संचारी भाव को आत्मसात करने का सामर्थ्य होता है? ऑप्शन है वात्सल्य रस, शांत रस, भयानक रस या फिर श्रृंगार रस। तो साथियों, आपको यहाँ पर सही आंसर बताना है कि वो कौन सा रस है जो सभी संचारी भाव को आत्मसात कर सकता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या रहेगा? मैं बताता हूँ। इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा श्रृंगार रस। श्रृंगार रस ऐसा है जिसमें सभी भावों को आत्मसात करने का सामर्थ्य होता है। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन चौथा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है, तेल देखो तेल की धार देखो। तेल देखो तेल की धार देखो, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? यहाँ पर लोकोक्ति दी है तो इसका आपको अर्थ बताना है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, लापरवाही से नुकसान होता है, तेल की धार देखकर तेल का परीक्षण करना, काम करते समय उसकी पहचान करना, या रूप पहचानना। ठीक है, इन चारों में से आपको बताना है कि यहाँ पर आपका सही आंसर क्या रहेगा। ये एक लोकोक्ति दी है। तो साथियों, आई होप कि आपने इसका आंसर गेस कर लिया होगा। मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर होता है ऑप्शन चौथा, रुख पहचानना। ठीक है, तेल देखो तेल की धार देखो, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? आपका रुख पहचानना होगा, मतलब ऑप्शन 4 करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि वयोवृद्ध का संधि विच्छेद होगा। ये वयोवृद्ध जो शब्द दिया हुआ है इसका संधि विच्छेद क्या होगा? यहाँ पर 4 आपको ऑप्शन भी दिए हुए, तो इन चारों में से आपको बताना है कि इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो साथियों, आप देख लीजिए कि आपका क्या सही आंसर आपको लग रहा है, और नीचे नोट डाउन भी कर लीजिए कि आपके सही आंसर आप दे पाए हैं या नहीं दे पाए हैं। तो साथियों, मैं इसका सही आंसर बता देता हूँ। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन चौथा रहेगा, वयोवृद्ध। ये वाला जो संधि विच्छेद है इसका, ये बिल्कुल सही है। और ये किस किस प्रकार की संधि का उदाहरण है? ये आपकी विसर्ग संधि का उदाहरण। ठीक है, मतलब ऑप्शन चौथा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है, धनुष टंकर का संधि शब्द क्या होगा? तो अब इस यहाँ पे संधि विच्छेद दिया हुआ है,
तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसका सही शब्द क्या होगा। 4 ऑप्शन आपके ये दिए हुए, ठीक है, इनमें से कौन सा शब्द इस संधि को जोड़ने पर बनेगा। तो साथियों यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो मैं इसका सही आंसर बता देता हूँ। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन पहला, ये वाला जो धनुष टंकर है ये संधि को जोड़ने पर मिलेगा, ठीक है। इन संधियों का आप मिलान करेंगे तो आपका ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये भी कौन सी आपकी संधि का उदाहरण है, ये भी आपकी एक विसर्ग संधि का उदाहरण है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है गर्व का पर्यायवाची है, गर्व शब्द का पर्यायवाची क्या है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए, गर्व, दर्प, गवार या गंभीर, ठीक है। इन चारों में से आपको बताना है कि गर्व का पर्यायवाची क्या होगा। तो साथियों इस प्रश्न का मैं आपको सही आंसर बता देता हूँ। इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा ऑप्शन दूसरा, दर्प जो है वो आपका किसका पर्यायवाची है, आपका गर्व शब्द का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है ऑन डेप्यूटेशन शब्द का अर्थ क्या है। ऑन डेप्यूटेशन शब्द का यहाँ पर अर्थ क्या है, नियुक्त करना, प्रयुक्त करना, अभियुक्त करना या प्रतिनियुक्ति पर, ठीक है। इन चारों में से आपको आंसर बताना है कि क्या इस शब्द का अर्थ होगा। ये इंग्लिश शब्द है तो इसका हिंदी अर्थ क्या होगा। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन चौथा हो जाएगा प्रतिनियुक्ति पर, ठीक है। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके कितने सही होते हैं और आप इस चैलेंज को पूरा कर पाते हैं या नहीं कर पाते। अगला आपका क्वेश्चन है हस्तलिखित शब्द में किस समास का उदाहरण है। हस्तलिखित शब्द में किस समास का उदाहरण है। तो यहाँ पर है कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुब्रीहि या अव्ययभाव समास, ठीक है। इन चारों में से आपको बताना है कि हस्तलिखित शब्द में आपका कौन सा समास है। तो साथियों इस प्रश्न का सही आंसर आप गेस कर लीजिए, मैं बताता हूँ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा। ऑप्शन दूसरा रहेगा तत्पुरुष समास। हस्तलिखित शब्द में आपकी कौन सी समास हो जाएगी, तत्पुरुष समास हो जाएगी। हस्तलिखित मतलब हाथ से लिखा हुआ, ठीक है। यहाँ पर कारक का प्रयोग किया गया है तो इसलिए यहाँ पर कौन सी समास होगी, आपकी तत्पुरुष समास होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा रस है। यहाँ पर पंक्ति दी हुई है तो आपको इसमें बताना है कि कौन सा रस है, ठीक है। यहाँ पर 4 रस के नाम दिए, अद्भुत, रौद्र, वीर या वात्सल्य रस। तो यहाँ पर कौन सा इसमें रस दिया हुआ। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपकी पंक्ति है किलकत काना घुटरोवन आवत, मणि में कनक नंद के आंगन, बिंबन पकरीवे धावत, ठीक है। ये आपकी क्या दी हुई है, पंक्ति दी हुई। तो इसमें आपको बताना है कि आपका कौन सा रस होगा। आप अपना आंसर गेस कर लीजिए। तो साथियों इस क्वेश्चन का मैं सही आंसर बता देता हूँ। इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन चौथा रहेगा। इसमें कौन सा रस है, आपका वात्सल्य रस है, ठीक है। वात्सल्य रस है यहाँ पर। और मैं इसका आपको भावार्थ भी बता देता हूँ कि जो कन्हैया है वो किलकारी मारते हुए घुटनों के बल चलते हुए नंद जी के मणि में आंगन में अपनी प्रतिबिंब मतलब अपनी परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। तो इसका ये अर्थ होगा, मतलब कि यहाँ पर वात्सल्य रस होगा इसमें, ठीक है। वात्सल्य रस होगा तो ऑप्शन चौथा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला आपका प्रश्न, मूक माटी महाकाव्य के रचयिता कौन है। मूक माटी महाकाव्य किसकी रचना है। जयशंकर प्रसाद, आचार्य विद्यासागर, मैथिली शरण गुप्त या शिव मंगल सिंह सुमन, ठीक है। इन चारों में से आपको सही बताना है कि आपका सही आंसर क्या रहेगा, मूक माटी महाकाव्य के रचयिता कौन होंगे। चलिए साथियों बताता हूँ इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन दूसरा, आचार्य विद्यासागर के द्वारा मूक माटी महाकाव्य की रचना की गई। तो ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला आपका प्रश्न है प्रोत्साहित का विलोम क्या होगा। प्रोत्साहित यहाँ पर शब्द दिया तो इसका विलोम शब्द क्या होगा। 4 ऑप्शन है, अनुप्रोत्साहित, अप्रोत्साहित, हतोत्साहित या इनमें से कोई नहीं। इन चारों में से आपको सही आंसर बताना है कि इस प्रोत्साहित शब्द का सही विलोम क्या होगा। विलोम शब्द से संबंधित आपका प्रश्न है तो सही आंसर रहेगा हतोत्साहित, ठीक है। हतोत्साहित विलोम, प्रोत्साहित करना और हतोत्साहित करना ये आपस में क्या है, विलोम है, ठीक है। चलिए किसी को मोटिवेट करना उसका विलोम क्या होगा, डिमोटिवेट करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानहु मणि में मोती माल आकृति अलवेली पंक्ति में कौन सा अलंकार है। यहाँ पर ये पंक्ति दी हुई है तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा अलंकार इस पंक्तियों में है। रूपक, श्लेष, उत्प्रेक्षा या फिर उपमा। तो इन चारों में से आपको बताना है कि इस पंक्ति में कौन सा अलंकार प्रयोग किया गया है। तो साथियों मैं इस क्वेश्चन का सही आंसर बता देता हूँ। इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार। इन पंक्ति में कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में उपमेय में उपमान की संभावना को व्यक्त किया जाता है। उपमेय में उपमान की संभावना को व्यक्त किया जाता है। और ध्यान रखें कि जहाँ पर भी बोधक शब्द मानो, मनु, मानहु, जानो, जनु, जानहु, ठीक है, ये शब्द अगर बोधक शब्द का प्रयोग किया गया हो पंक्ति में तो वहाँ पर आपका कौन सा अलंकार होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। तो आप यहाँ भी देखेंगे मनहु का प्रयोग किया गया तो ये आपका कौन सा अलंकार होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। उत्प्रेक्षा अलंकार में उपमेय में उपमान की संभावना को व्यक्त किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है कि निम्न चौपाई में कौन सा अलंकार है। यहाँ पर चौपाई दी हुई तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा अलंकार है। ये चौपाई दी हुई है, इसमें अलंकार कौन सा है। बिनु पद चलई सुनु बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। ये आपकी पंक्ति दी हुई है, चौपाई दी हुई है। तो आपको बताना है इसमें कौन सा अलंकार है, विरोधाभास, अन्वय, रूपक या विभावना। इन चारों में से बताना है यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा।
तो साथियों आई होप कि आपने इसका सही आंसर गेस कर लिया होगा। मैं इस क्वेश्चन का सही आंसर बता देता हूँ। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा यहाँ पर विभावना अलंकार है। ठीक है, विभावना अलंकार की परिभाषा भी आपको बता देता हूँ कि जहाँ कारण के ना होते हुए भी कार्य का होना पाया जाता है, मतलब कारण के अभाव में भी कार्य की उत्पत्ति वर्णन की जाती है। ठीक है, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? विभावना अलंकार होगा। यहाँ पे क्या कह रहा है कि बिना पैर के चलते हैं, बिना कान के सुनते हैं, बिना काम हाथों के कार्य करते हैं। ठीक है, सभी जो विधियाँ हैं वो करते हैं। यहाँ पे परमपिता परमात्मा की बात की जा रही है, तो यहाँ पे बिना कारण के ही कार्य का पूरा होना बताया जा रहा है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? विभावना अलंकार होगा, ऑप्शन चौथा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा शुद्ध है। यहाँ पर संधि विच्छेद दिया हुआ है, तो आपको बताना है कौन सा बिल्कुल सही रूप में दिया हुआ है। ठीक है, तो आप देख लीजिए यहाँ पर चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन दूसरा। ठीक है, ये जो आपका नेक दिया हुआ है ये बिल्कुल, माफ़ कीजिएगा ये नहीं, ये रहा इसका। ठीक है, ये वाला जो नेक दिया हुआ है ये आपका बिल्कुल सही रहेगा, ऑप्शन तीसरा इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कौन सी संधि है आपकी? आयादी संधि है। यहाँ के आप देखेंगे तो यहाँ पर किस किस का मेल हो रहा है? यहाँ पे ए का, ठीक है, और यहाँ पर ई का मेल हो रहा है। ठीक है, और ए और ई का मेल होगा तो यहाँ पर किस चीज़ क्या बन जाएगा? यहाँ पर यह आपका बन जाएगा आय बन जाएगा। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर आप देखेंगे यह आय बनेगा तो यहाँ पर ये आपका आय आ रहा है। ठीक है, तो ये आपकी कौन सी संधि का उदाहरण है? ये आपकी आयादी संधि का उदाहरण, मतलब ऑप्शन थर्ड आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपका प्रश्न है सलाका का तद्भव शब्द क्या होगा? सलाका का तद्भव शब्द क्या होगा? सांप, सलाई, सांवला या इनमें से कोई नहीं? तो इन चारों में से आपको बताना है कि सलाका का तद्भव क्या होगा। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर बता देता हूँ, ऑप्शन दूसरा सलाई जो है वो सलाका का आपका तद्भव शब्द होगा, तो ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है गरल किसका पर्यायवाची है? तो गरल शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? ऑप्शन है गणिका, विष, मणिका या फिर मनीषा। ठीक है, इन चारों में से आपको बताना है गरल किसका पर्यायवाची है। तो साथियों आई होप आपने आंसर गेस कर लिया होगा। मैं इस क्वेश्चन का सही आंसर बता देता हूँ। इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा विष। गरल और विष आपस में क्या है? पर्यायवाची शब्द है, तो गरल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? विष हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आज भी भारत में श्रवण कुमार पैदा होते हैं, वाक्य में रेखांकित शब्द की संज्ञा। यहाँ पर जो श्रवण कुमार दिया हुआ है इसकी इसमें कौन सी संज्ञा है? भाववाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक या संकेतवाचक? तो इन चारों में से आपको बताना है कि श्रवण कुमार जो है इसमें कौन सी संज्ञा आपकी है। तो साथियों चार ऑप्शन है, आप चारों ऑप्शन में से सही आंसर बता दीजिए। तो साथियों मैं यहाँ आपको सही आंसर बता देता हूँ। यहाँ पर सही आंसर की बात होगी तो सही आंसर होगा ऑप्शन दूसरा, जिसमें कौन सी संज्ञा? जातिवाचक। क्योंकि यहाँ पर श्रवण कुमार से तात्पर्य क्या है कि हर अच्छे पुत्रों की यहाँ पर बात की जा रही है। मतलब आज भी भारत में कुछ अच्छे पुत्र होते हैं, तो उन अच्छे पुत्रों को किससे संबोधित किया जा रहा है? श्रवण कुमार से किया जा रहा है। मतलब भाव जो जातिवाचक संज्ञा होती है उसमें किसी वर्ग या किसी समुदाय को व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ पर जो अच्छे अच्छे पुत्र होते हैं उनको क्या कहा गया? श्रवण कुमार किया गया। ठीक है, अगर अकेले श्रवण कुमार की बात की जाती तो यहाँ पर कौन सी संज्ञा होती? व्यक्तिवाचक संज्ञा होती। पर यहाँ पर श्रवण कुमार की बात नहीं की गई, उनके जैसे सभी जो पुत्र होंगे उनको यहाँ पर इस वर्ग में रखा गया। तो आपकी कौन सी संज्ञा हो गई? यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा हो गई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। यहाँ पे चार शब्द दिए तो इनमें से बताना है कौन सा वर्तनी के आधार पर गलत लिखे हुए हैं। ठीक है, चार ऑप्शन है आपके सामने, आप देख लीजिए और अपना सही आंसर भी नोट डाउन कर लीजिए। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा औसत। औसत जो है आपका बिल्कुल गलत लिखा गया है। यहाँ पे औसत में ये वाला ओ आना चाहिए था। ठीक है, पर यहाँ पर ये ओ नहीं दिया हो, तो यहाँ पर क्या होगा? आपका औसत बिल्कुल गलत वर्तनी के आधार पर लिखा हुआ, ऑप्शन चौथा आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा छंद है? यहाँ पे दी हुई पंक्ति, तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसमें कौन सा छंद है। यहाँ पर मात्रा गिन के आपको बतानी पड़ेगी। यहाँ पर ऑप्शन भी दोहा, सोरठा, वर्वे या छप्पा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप नहीं देखेंगे तो नहीं में आपकी कितनी मात्रा है? पहली, जिसमें नहीं में आपकी दो मात्राएं हो गई। उसके बाद पराग में कितनी है? एक, नहीं में दो हो गई, पराग में कितनी हो जाएगी? एक, दो, एक, मतलब कितनी हो गई? दो और चार मात्रा इसमें हो गई आपकी। ठीक है, इसमें नहीं में फिर आपकी कितनी मात्रा हो जाएगी? दो मात्रा हो जाएंगी। मधुर में आपकी कितनी मात्रा? एक, दो, तीन मात्रा मधुर में आपकी। इस मधुर में आपकी कितनी मात्रा? एक और दो मात्रा है। तो कुल कितनी मात्रा हो गई आपकी इस चरण में? दो, दो चार, दो छः, छः चार 10, 13 मात्राएँ होंगी। ठीक है, आपके इस चरण में कितनी मात्रा होंगी? आपकी 13 मात्राएँ होंगी। अब इस चरण में अपन देख लेते हैं कि इस चरण में आपकी कितनी मात्राएँ होंगी। तो यहाँ पर नहीं में कितनी मात्रा है? आपकी दो मात्रा है। विकास में कितनी मात्रा होंगी? एक, दो और एक, तो कितनी हो गई? जहाँ पे आपकी चार मात्रा हो गई। विकास में एक, दो, चार मात्रा हो गई। ई में भी आपकी तीन मात्रा होगी। काल में आपकी कितनी मात्रा होंगी? दो और तीन मात्रा। तीन, तीन छः, छः चार 10, दो 12। 12 कैसे हो रही है यार?
12 कैसे हो रही है? नहीं में आपकी कितनी 2 मात्रा हो गई, विकास में आपकी 1 2 और एक 4 मात्रा सही है। ई में आपकी 2 मात्रा होगी, माफ़ कीजिए, यहाँ पे आपकी 2 मात्रा होंगी, ठीक है। ई और ई यहाँ पे 2 मात्रा होगी, मतलब इस चरण में आपकी कितनी मात्रा है? 11 मात्रा है। तो पहले चरण में आपकी 13 मात्रा है, दूसरे चरण में आपकी 11 मात्रा है, ठीक है। तो इसी प्रकार आप देखेंगे तो ये कौन से उसका उदाहरण है? आपके दोहे का उदाहरण है, क्योंकि दोहा एक सममात्रिक छंद होता है जिसमें 13-11 मात्राएं होती है। विषम चरण में 13 मात्रा होती है, सम चरण में आपकी 11 मात्राएं होती है। तो आपका सही आंसर क्या रहेगा यहाँ पर? ऑप्शन पहला रहेगा दोहा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है, निम्न पंक्ति में कौन सा छंद है? यहाँ पर पंक्ति दी हुई है जिसमें आपको बताना है कौन सा छंद है। यहाँ भी आपको मात्रा गिननी है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, चौपाई, वर्वे, सोरठा या रोला। तो सबसे पहले आप देखते हैं यहाँ पर ये दिया हुआ है रावणु। तो रावणु में कितनी मात्रा होगी? पहले रा में 2 है, फिर 1 है और फिर यहाँ पर 1 है। तो कितनी हो गई आपकी? 2 3 और एक 4 मात्राएँ हो गई। दूसरा आप देखेंगे यहाँ पे क्या देगा? रथी। रथी में आपकी कितनी मात्रा है? 2 मात्रा है, 3 मात्रा है। रा में 1 है और थी में 2 मात्रा है, तो कितनी होगी? 3 मात्राएं होंगी। विरत। विरत में आप देखेंगे तो पहले वी में कितनी है? 1 है, रा में भी 1 है और था में भी 1 है, तो कितनी? 3 मात्राएं यहाँ हो गई। रघुवीर में देखेंगे तो रा में 1 मात्रा है, घू में भी 1 मात्रा है, वी में 2 मात्रा है और रा में भी आपकी कितनी मात्रा है? 2 मात्रा है, ठीक है। 2 2 4 2 6 मात्राएं यहाँ हो गई आपकी। तो ये इसमें कितनी मात्रा होगी? 6 4 10 16 मात्रा, मतलब यहाँ पर इस चरण में 16 मात्रा है। इसी प्रकार आप इस चरण को गिनेंगे यहाँ भी 16 होंगी, इस चरण को गिनेंगे यहाँ भी 16 होंगी और यहाँ भी आपकी 16 मात्रा होंगी। मतलब ये आपका किसका उदाहरण? चौपाई का उदाहरण है, क्योंकि चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होती है? 16 मात्रा होती है। एक सम मात्रिक छंद है, तो आपको सेंस क्या होता है? चौपाई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यार आपका अगला प्रश्न की चोरी छिपे और चुंगी शुल्क आदि दिए बिना माल बेचने वाला। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का यहाँ पर प्रयोग करना है कि चोरी छुपे और चुंगी शुल्क दिए बिना जो माल बेचता है उसे क्या कहा जाता है? मोशक, कमीज, तस्कर या फिर चोर। इन चारों में से आपको सही आंसर बताना है। तो साथियों इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन तीसरा हो जाएगा, तस्कर। जो चोरी छुपे या चुंगी शुल्क दिए बिना माल बेचता है उसे क्या कहा जाता है? तस्कर कहा जाता है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपका क्वेश्चन, ईद का चांद होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ईद का चांद मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ईद के दिन दिखाई देना, बहुत सुंदर होना, दर्शन दुर्लभ होना या उपयुक्त सभी। तो इन चारों में से आपको बताना है इस मुहावरे का सही आंसर क्या है। तो आई होप कि आपने आंसर गेस कर लिया होगा। मैं इस क्वेश्चन का सही आंसर बता देता हूँ, ऑप्शन तीसरा, दर्शन दुर्लभ होना। ईद का चांद होने का अर्थ क्या होता है? दर्शन दुर्लभ होना। तो ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, बंदरिया शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा? बंदरिया में कौन सा प्रत्यय है? मैंने आपको पहले बताया कि प्रत्यय शब्द के अंत में लगाए जाते हैं। 4 ऑप्शन, ई का, इत, इया या ई, ठीक है। इनमें से कौन सा प्रत्यय इसमें लगाया गया है? तो साथियों इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? बंदरिया में आपका कौन सा प्रत्यय है? यह प्रत्यय है, मतलब ऑप्शन थर्ड आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। ये आपका आज का आखिरी क्वेश्चन है, 25वां क्वेश्चन। नीचे नोट डाउन कर लीजिए कि आपने कितने आंसर सही बताए हैं और नीचे कमेंट में उसको मेंशन कर दीजिए, ठीक है। अच्युत शब्द दिया हो तो इसमें कौन सा उपसर्ग है, ठीक है। अति, अ, अत, अतः, ठीक है। इनमें से आपको बताना है यहाँ पर कौन से उपसर्ग का प्रयोग किया गया। मैंने बताया तो उपसर्ग शब्द के प्रारंभ में जोड़े जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या रहेगा? अति। इस शब्द में कौन सा उपसर्ग इस्तेमाल किया गया? अति उपसर्ग का प्रयोग किया गया। तो ये रहे आपके आज के 25 क्वेश्चन। तो साथियों नीचे कमेंट में जरूर बताइए कि आपने इनमें से कितने सही करें। अगर आपने 23 करके चैलेंज पूरा किया तो बहुत अच्छा, आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। और अगर आप 23 नहीं कर पाए तो आपको और मेहनत की आवश्यकता है। मेहनत करें और अगले वीडियो में चैलेंज पूरा करने की कोशिश करें, ठीक है। आशा करता हूँ आपको वीडियो जरूर पसंद होगा। पसंद आए तो इसे लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।